Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents are safe, and you are enjoying physics, you are enjoying this new era, you are enjoying this new way of learning. Probably this is the last lecture of the second chapter. Only some few numericals are left. And one theory that is also equivalent to numerical is left. So today we'll definitely finish the chapter number 2, and after that you will be having a 100 marks examination of the chapter number 2. You should be ready for that. तो आपका एक 100 मार्क्स का एक चैप्टर नंबर 2 का भी एग्जाम है. ये अभी चैप्टर लेक्चर खत्म होने के बाद उसको हम अरेंज कर देंगे. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. सारे इलस्ट्रेशंस आई थिंक खत्म हो गए हैं. एम आई राइट? एम आई? यस सर. ओके. यस. अब एक्सरसाइज में कौन कौन से न्यूमेरिकल बाकी है? तो इलस्ट्रेशन तो सारे मैंने करवा दिए हैं. अब एक्सरसाइज में अगर 1 बाय 1 लिखते हैं तो अप टू द क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अच्छा, 16 से बाकी है. मैं राइट? देखो 15 तक सब कुछ हो गया. देखो तो एक बार. यस सर. बराबर है ना? देख लो एक बार 16 15 तक कुछ बाकी है? नो सर. ओके. तो हम क्वेश्चन नंबर 16 पे अब डिस्कस करेंगे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. मैंने आपको पहले ही बोला है कि अभी जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं उसको ये चैप्टर के कंसेप्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है. हमारी सोच के साथ, हमारे लॉजिकल अप्रोच के साथ उसको लेना देना है. अभी जो क्वेश्चन है उसको चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत लेना देना नहीं है, बट आपके लॉजिकल अप्रोच के साथ उसको लेना देना है. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. अ यूनिट ऑफ द लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम. वो हमको पता है कि एटॉमिक स्केल के लिए लेंथ का जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम अच्छा रहता है. एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर. वो भी बराबर है. द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट द 0.5 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे साइज का मतलब आपको रेडियस करना है. रेडियस साइज का मतलब यहाँ पे आपको उसका कंसिडरेशन रेडियस है ऐसा अज्यूम करना है. तो हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है. वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है. एंड एज यू नो 1 एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁻10 मीटर. मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है? यस सर. ओके. व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन 1 मीटर क्यूब? इन मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब आपको एटम का ही वॉल्यूम फाइंड करना है. 1 मोल एटम्स का ही वॉल्यूम फाइंड करना है, गैस का वॉल्यूम नहीं. देखो मैं आपको बता दूं कि 1 मोल गैस वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम आर द डिफरेंट थिंग. देखो गैस वॉल्यूम अलग चीज है एंड एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स है उसका ही आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. तो मैं बताऊं आपको, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. आपको पता है कि गैस ऐसी चीज है कि उसको आप जिस कंटेनर में डालते हो उसी कंटेनर को वो ऑक्यूपाई कर लेता है. तो गैस वॉल्यूम क्या होता है कि गैस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच वी आर फिलिंग द गैस. बट देखो सपोज के मैंने ये कोई कंटेनर है तो इसको गैस के द्वारा मैंने फिल कर दिया, तो ये कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा. बट एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ
कि गैस के जो एटम्स है उसका ही हमको वॉल्यूम कंसीडर करना है, बाकी जो बीच बीच में जो एयर है उसको कंसीडर नहीं करना है, बीच बीच में जो वैक्यूम है उसको कंसीडर नहीं करना है, आपको जस्ट एयर के एटम्स को ही कंसीडर करना है। तो मुझे ये बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, 1 मोल एटॉमिक का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा या 1 मोल गैस वॉल्यूम ज्यादा रहेगा? मैंने यहाँ पे 1 मोल गैस डाला हुआ है। 1 मोल का मतलब ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 6.23 इंटू 10⁻23 एटम्स मैंने डाला हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, जस्ट एटम्स का अगर मैं वॉल्यूम को ऐड करूं और एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करूं वो ज्यादा रहेगा या पूरे गैस का ज्यादा रहेगा, कौन सा ज्यादा रहेगा? सर पूरे गैस का। गैस का ही ज्यादा रहेगा ना, बिकॉज गैस के अंदर क्या आता है कि ये एटम्स तो आ ही जाते हैं और वापस से वो बीच बीच में जो वैक्यूम होता है वो भी कंसिडर हो जाता है ना। बट अभी मुझे क्या फाइंड करना है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी तो मुझे क्या फाइंड करना है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मुझे एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब एटम्स का ही वॉल्यूम फाइंड करना है। वैसे 1 मोल गैस का वॉल्यूम तो आपको पता है, अगर ये पूरा चीज एसटीपी पे है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। अगर एसटीपी की बात है तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है ना वो 22.4 लीटर होता है। ये आपका इंफॉर्मेशन है, ये एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये जो है ना वो गैस वॉल्यूम है, वो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर मतलब 1 लीटर माने कितना पता है आपको? 10⁻³ मीटर क्यूब। एक्चुअली 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। सो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। बट ये तो मैंने किसकी बात की, ये किसकी बात की मैंने? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये गैस की बात की, ये तो मैंने गैस का वॉल्यूम फाइंड किया। अब यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, यहाँ पे तो क्या फाइंड करना है मुझे, ये तो सारा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे तो मुझे क्या फाइंड करना है भैया? 1 मोल ऑफ एटम। एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब एटम्स का ही वॉल्यूम फाइंड करना है, एटम्स का ही। तो एक काम करते हैं, पहले हम है ना एक एटम का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, एक एटम का, और उसको क्या करेंगे फिर उसको, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपको सारे एटम्स 1 मोल एटम्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ ओनली वन एटम, मैंने बोला ना कि ये चैप्टर अभी जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको ये चैप्टर के लॉजिक, ये चैप्टर के कोई कंसेप्ट के साथ लेना देना नहीं है, वो आपके लॉजिक के साथ लेना देना है। ये सारे क्वेश्चन अभी ऐसे है। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा? तो इसको V1 कहते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का एटम कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, एंड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इज इट ओके? यस सर। तो ये क्या करोगे, आपको आर का वैल्यू तो पता है, रेडियस आपको दिया गया है, तो आप क्या करोगे 4/3 पाई आर क्यूब कर दोगे। तो क्या ये कैलकुलेशन आप कर सकोगे? यस सर। वो कर देना। अब क्या करना है आपको, 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम, तो उसको मैं V बोलता हूं, तो V के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवोगेड्रो नंबर से ये V1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो भी मुझे V1 मिला उसको 6.023 से 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एटॉमिक वॉल्यूम मिल जाएगा। और आप देखना इसका जो आंसर आ रहा है ना वो बहुत ही कम आएगा, देखो आप इसका जो आंसर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है पता है आपको, मैं दिखाऊँ आपको ये। 3.1। हाँ, ये आपको एटॉमिक वॉल्यूम कितना मिला, 3.152 इंटू 10⁻⁻7। और वो 1 मोल गैस का कितना था,
1 मोल गैस वॉल्यूम कितना था? याद है 22.4 22.4 लीटर। टू माइनस 3 मीटर क्यूब था, तो उसमें 10⁻³ मीटर क्यूब आ रहा है और यहाँ पे 10⁻7 मीटर, तो कौन सा वाला कम है? गैस। हाँ ये गैस वाला थोड़ी ना कम है, गैस अरे गैस में तो 10⁻³ आ सॉरी। रहा है, तो ये एटॉमिक वॉल्यूम कम है ना। क्या बात समझ में आया फ्रेंड्स? तो यस क्या करना है, पहले आपको एक एटम का फाइंड करना है और उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एटॉमिक वॉल्यूम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस और इसके साथ 17 क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 17 भी मैंने खत्म कर दिया। तो 17 क्या है देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, वो हमको पता है। उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, तो गैस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल गैस? तो मोलर वॉल्यूम हमको पता है 22.4 लीटर का मतलब 10⁻³ एटॉमिक वॉल्यूम जस्ट अभी हमने फाइंड किया, अभी हमने फाइंड कर दिया। वही वैल्यूज यहाँ पे देखो, ऊपर जो है वही यहाँ पे है, ऊपर जो है, और यहाँ पे साइज का मतलब डायमीटर करना है, यहाँ पे साइज का मतलब डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर हमको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस क्या हो जाएगा वापस से 0.5 एंगस्ट्रॉम। 0.5, तो वही हो जाएगा मतलब जो पहले था। तो ये चीज तो एटॉमिक वॉल्यूम तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, और अब क्या करना है, आपको दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो मोलर वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर, एटॉमिक वॉल्यूम हमने फाइंड किया, तो उन दोनों का रेशियो आपको मिलता है वेरी लार्ज। तो ये वेरी लार्ज रेशियो मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? तो ये रेशियो आपको मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो बहुत बड़ा मिलता है, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे क्या हुआ? गैस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ज्यादा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि एटॉमिक वॉल्यूम से गैस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी हुआ कि गैस के अंदर जो एटम्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये रेशियो बहुत बड़ा मिला, इसका मतलब ऐसा हुआ कि गैस का वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। उसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी हुआ कि गैस के अंदर जो गैस के एटम्स होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन द केस ऑफ गैस। इसका मीनिंग ऐसा भी हुआ। The ratio is very large. This indicate that the interatomic separation in the gas is very large as compared to the size of the molecule. तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस यस। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17 समझ में आया ना फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस सर। 18 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आप उसको रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 18 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, वो आपको पढ़ना है एसक्यू के लिए। आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके यस। अब ये 19 एंड 20 जो क्वेश्चन है, 19 एंड 20 क्वेश्चन, तो ये सब लोगों का बाकी है अभी। 19 एंड 20 ये सभी लोगों का बाकी है, तो ये मैं ना रेगुलर लेक्चर में करवा दूंगा, सबका बाकी है। ये रह गया, दोनों ये आगे के बैच का भी रह गया है। 19 एंड 20 मैं रेगुलर बैच में आपको सबके साथ में करवा दूंगा, और 21 वापस से मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 21 वापस से मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये पढ़ना आप। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा है कि फिजिक्स के अंदर प्रिसाइज मेजरमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही,
प्रिसाइज तो इम्पोर्टेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट तो करना ज़रूरी होता है, बट कभी कभी रफ एस्टिमेशन भी इम्पोर्टेंट होते हैं. Just as a precise measurement are necessary in the physics, in the science, it is equally important to be able to make the rough estimation of a quantity using a rudimentary ideas. Rudimentary ideas का मतलब क्या हुआ? कुछ जुगाड़ करके. Rudimentary idea का मतलब हुआ कि कुछ जुगाड़ करेंगे हम, कुछ जुगाड़ करेंगे और हम कुछ एस्टिमेशन, रफ एस्टिमेशन करेंगे, कुछ जुगाड़ करके. जुगाड़ समझते हो आप? Yes, sir. तो कैसा Yes. आपको समझ में आ जाएगा, को कैसा जुगाड़ करना है वो अभी आपको समझ में आएगा. जुगाड़ क्या करना है वो आपको समझ में आ जाएगा. अभी आपको ऐसा बताया गया है कि जैसे फिजिक्स के अंदर जैसे प्रिसाइज मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट कभी कभी रफ एस्टिमेशन निकालना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है. So think of the ways by which you can estimate, rough estimate, the following condition, the following observations. Where an estimation is difficult, by obtaining, try to get the upper bound on the quantity. मतलब कुछ जुगाड़ करना है. तो हमको यहाँ पे 4-5 चीज पूछा हुआ है, उसके जुगाड़ के द्वारा, कुछ जुगाड़ के द्वारा रफ एस्टिमेशन आपको करना है. पहला है कि द टोटल मास ऑफ द रेन bearing clouds over India during the monsoon. तो यहाँ पे मुझे क्लाउड्स का मास फाइंड करना है. चलो कैसे करोगे आप? एक का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बट आप मत देखो, आप सोचो, जुगाड़ करो. चलो करना क्या है, पहले तो ये सोचो करना क्या है. क्या करना है बोलो, कोई बताएगा क्या करना है? मुझे मॉनसून के सीजन के अंदर जितने भी क्लाउड्स बनते हैं वो पूरे सारे क्लाउड का मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है, टोटल उसका मास फाइंड करना है. मॉनसून के अंदर जितने भी क्लाउड्स बनते हैं तो उसका मुझे टोटल मास फाइंड करना है. तो कोई मुझे बताएगा कैसे मिलेगा ये मास? चलो इसमें है ना आपका लॉजिकल अप्रोच को ही डेवलप करना है ये सारे क्वेश्चन में. तो कोई बताएगा कैसे मिलेगा? अच्छा, क्लाउड के अंदर क्या होता है? Water. अच्छा, वाटर. तो अगर मैं वाटर का मास फाइंड कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? Cloud का Cloud का mass. क्लाउड का मास मिल जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? water का mass. मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? Water का mass. तो मुझे है ना वाटर का मास फाइंड करना पड़ेगा. तो अगर मैं ये वाटर का मास फाइंड कर लूं तो मुझे है ना क्लाउड का मास मिल जाएगा. कौन सा वाटर? तो कि भाई जो रेनफॉल हो रहा है ना अभी, जो को बाहर भी आप देखोगे तो आपके विंडो से बाहर देखोगे तो यहाँ पे भी अभी रेन आ रहा है, देखो. तो जो रेन आ रहा है उसके अंदर जो पानी है उसका मास फाइंड कर लो. पूरे मॉनसून के सीजन में जितना भी पानी मतलब ये क्लाउड में से आता है वो सारे वाटर का अगर मास फाइंड कर लेते हैं तो मुझे मॉनसून के अंदर जितने भी क्लाउड्स है उसका मास मिल जाएगा. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? चलो अब हमारा क्वेश्चन कहाँ पे अटका कि भाई हमको रेन सीजन में जितना भी रेन पड़ रहा है, जितना भी रेन आ रहा है, वो सारे रेन का मास फाइंड करना है. तो वो कैसे मिलेगा? तो सिंपल सी चीज है. हम क्या करेंगे, देखो ये हम अगर सर्च करेंगे ना गूगल में तो ऐसा मिलेगा कि जनरली द एवरेज rainfall is almost 100 सेंटीमीटर. मतलब इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप है ना आपके टेरेस पे एक बहुत बड़ा सपोज के एक बीकर रखते हो जिसका हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइट है. तो ऐसा एक बीकर रखोगे ना तो मतलब पूरा मानसून पास हो जाएगा तो उसके बाद वो बीकर, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इवापोरेशन नहीं होता है.
अज्यूम कर लेते हैं कि इवापोरेशन नहीं होता है सन के द्वारा, तो पूरे मॉनसून खत्म होने के बाद ये कितना फील हो जाएगा? 4. 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तक फिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है। तो ये पूरे इंडिया की, चलो मुझे ये फाइंड करो कि इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ बीकर। Area of cylinder. हाँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। हाँ. मतलब वॉल्यूम क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर तो क्या है, एरिया है। तो मुझे ये पता चल गया कि वॉल्यूम का फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया इनटू द हाइट। क्या ये बात आपको समझ में आया? बट ये तो मुझे किसका वॉल्यूम मिला, ये तो मुझे मेरे टेरेस के अंदर इतने पार्ट में जो रेन ड्रॉप हुआ उसका ही वॉल्यूम मिला। मुझे तो पूरे इंडिया का फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया के बदले क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ द होल इंडिया इनटू हाइट। तो सभी जगह पे सेम ही है, हाइट तो जो है वो सेम ही है, 100 सेंटीमीटर ही है। तो अब मैं क्या करूंगा कि गूगल में सर्च मारूंगा और मैं देखूंगा कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो वो कुछ मिल जाएगा, एरिया समथिंग समथिंग किलोमीटर स्क्वायर, और ये मुझे हाइट भी मिल गया। तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा भैया। अब डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, डेंसिटी। Density into volume. वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 10⁻³ होता है केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो आपको मिल गया है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, Mass. मास ऑफ द रेन इन द होल इंडिया, एंड दैट Hmm. इज मास ऑफ द, दैट इज आल्सो द मास ऑफ द क्लाउड। Cloud. क्या जुगाड़ लगाया पता चला आपको? Yes, sir. तो ऐसे जुगाड़ लगाना है, ये सारे क्वेश्चन में ऐसा जुगाड़ लगाना है। चलो पहला जुगाड़ तो मैंने कर दिया, अब दूसरा जुगाड़। नाउ यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ द एलिफेंट। चलो अब आपको एक एलिफेंट का मास फाइंड करना है, तो क्या करोगे? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है, ये आपके लॉजिकल अप्रोच को डेवलप करने के लिए है। तो ये देखो क्या किया, ये इसमें फर्स्ट में तो मैंने कर दिया है, और सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को खुद सोचने के लिए मैंने ऐसे ही रहने दिया है। तो पहले एरिया ऑफ इंडिया फाइंड किया। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। हाइट पता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। एरिया पता है, डेंसिटी पता है, तो करो तो आपको मिल जाएगा मास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे एलिफेंट का मास फाइंड करना है कोई माइका लाल जो मुझे एलिफेंट का मास फाइंड करके देगा? है कोई माइका लाल या माइकी लाली जो मुझे बता, जुगाड़ करने का कुछ, क्या जुगाड़ होगा इसके लिए? चलो किसी के पास है कुछ आइडियाज? आपके पास एक एलिफेंट है और आपको एलिफेंट का मास फाइंड करना है, तो क्या करोगे? अच्छा तो मैं एक काम करूंगा, मैं है ना, मेरे पास एक पॉन्ड है जहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, वो थोड़ा 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 डीप भी है, एंड वो 100% फील्ड है पूरा, मतलब ये पॉन्ड भरा हुआ है और थोड़ा हाँ. Archimedes. समझ गए सर। एग्जैक्टली आर्किमिडीज, Archimedes, sir. या एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं है ना, ये इसके ऊपर एक, ये इसके ऊपर एक राफ्ट है, राफ्ट, राफ्ट समझते हो? हाँ, sir. एक टाइप का वो शिप, एक टाइप का वो मतलब शिप जैसा ही है। तो मैं क्या करूंगा कि एलिफेंट को इसके ऊपर रखूंगा, ये एलिफेंट है, ऐसा सोच लो। तो ये एलिफेंट है,
तो उसको मैं ये राफ्ट के ऊपर रखूंगा तो क्या होगा कि कुछ पानी, पानी बाहर तो कुछ पानी बाहर निकल आएगा और उसके बाद कुछ जगह पे वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि जब ये एलिफेंट बैलेंस होता है तब क्या होता है कि उसका जो वेट है और उसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स है वो सेम हो जाएगा। और बॉयंट फोर्स कितना होता है, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, जो बाहर निकल के आया, उसके वेट जितना होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसा है कि बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब ये जितना भी पानी बाहर निकला है उसका अगर वेट फाइंड कर दो तो वो आपको बॉयंट फोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे बॉयंट फोर्स जो है वो एलिफेंट के वेट जितना है, तो मुझे एलिफेंट का वेट मिल जाएगा। तो क्या ये जुगाड़ समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर क्या ये जुगाड़ समझ में आया? Yes, sir. चलो अब और एक चीज, चलो ये तो मेरे, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप करके दोगे। चलो, विंड स्पीड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। आपको विंड का स्पीड फाइंड करना है। स्टॉर्म है, अभी स्टॉर्म चल रहा है। चलो इसका जुगाड़ करके दो मुझे। मुझे वो वेलोसिटी ऑफ द विंड फाइंड करना है। चलो, है कोई माइका लाल? अरे सोचो, कुछ तो सोचो। चलो बोल दूं मैं क्या? बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है। देखो, यहाँ पे आप खड़े रहो और आप क्या करोगे कि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आप आपके एक फ्रेंड को सामने रख, कुछ डिस्टेंस पे अज्यूम करो कि वो डिस्टेंस 100 मीटर है, तो वो डिस्टेंस पे आप आपके फ्रेंड को वहां पे खड़े होना बोल दो। अब आपके पास एक हैंड करचीफ है, हैंड करचीफ। तो आप क्या करोगे कि वो हैंड करचीफ को फ्री करोगे। तो जिस मोमेंट में आपने फ्री किया वो टाइम नोट डाउन कर लो, वो टाइम नोट डाउन कर लो। सपोज के पता चला कि वो जो टाइम है वो 8:20:15 है और ये विंड के डायरेक्शन में ये विंड ब्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वो जो हैंड करचीफ है वो किसके पास पहुंच जाएगा, किसके पास पहुंचेगा? आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा। और वो टाइम मिला सपोज के 8:20:45 मिल गया, तो मतलब कितने टाइम इंटरवल में यहाँ पे पहुंच गया? ये हैंड करचीफ को यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगा? 37. क्या ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो? Yes, Equals to क्या होता है? sir. अब डिस्टेंस तो हमने पहले से ही रखा था कि भाई 100 है 10/3. और टाइम इंटरवल मुझे मिल गया 30 सेकेंड। तो ये विंड का जो स्पीड है वो 3.33 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ द हैंड करचीफ दैट इज आल्सो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द विंड। तो क्या ये जुगाड़ समझ में आया आपको? Yeah. चीज समझ में आई? यस सर Yes, sir. ओके, चलो चलो अब और सोचो। देखो ये सब आपको सोचना है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये सारे जुगाड़ आपको ही सोचना है। चलो एक और जुगाड़। अब आपको क्या करना है कि आपके हेड पे कितने हेयर है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टड्स ऑफ हेयर इन योर हेड। आपके माथे पे कितने हेयर है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे बोलो?
बोलो कैसे मिलेगा? एक एक को निकालते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ, ऐसे मिलेगा? नो सर, ऐसे करना चाहिए क्या? नो सर। तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, करो कुछ जुगाड़, सोचो। सर यार हो ही नहीं तो अच्छी बात है, बता जरा फोटो मुझे दिखा। मेरे नहीं है, ऐसा नहीं बस कह तो रहा, मेरे तो है। बस तो क्या चीज, तो फिर क्या टेंशन है? सर बोलो। हेड का एरिया निकाल के कर सकते हैं? ओके वेरी गुड, फिर सर हेड का एरिया निकालने का मतलब बाल का एरिया निकालने का, एक बाल का। देखो सिंपल है। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। ये एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या किया है वो देखो अभी। तो 7 क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ द ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग इनटू द माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड दैट बाय द माइक्रोस्कोप द थिकनेस इज 3.5 मिलीमीटर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो थिकनेस मिला उसको वो 3.5 मिलीमीटर मिला। तो व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एपरेंट विड्थ अपॉन एक्चुअल विड्थ। तो एक्चुअल विड्थ कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको ऐसे माइक्रोस्कोप के द्वारा हमको हेयर का थिकनेस मिल जाएगा। तो एक हेयर का थिकनेस मिल गया, और थिकनेस मतलब डायामीटर, थिकनेस मतलब डायामीटर मिल गया। तो डायामीटर का हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस। रेडियस मिल जाएगा। फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर करो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? एरिया। एक हेयर का एरिया मिल जाएगा, एक हेयर का। चलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो मुझे एक हेयर का एरिया पता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ हेयर n है, टोटल नंबर ऑफ एन हेयर n नंबर ऑफ हेयर है, तो व्हाट शुड बी द टोटल एरिया ऑफ द होल हेड? पूरे हेड का एरिया क्या हो जाएगा? n पाई आर स्क्वायर। n इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। तो हम क्या करेंगे, मुझे एक हेयर का एरिया तो मिल सकता है माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, और कुछ कैलकुलेशन में करूंगा। तो मुझे है ना, एक का तो एक एरिया तो मुझे मिल जाएगा एक हेयर का, और उसको नंबर ऑफ हेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा पूरे हेड का। तो एरिया ऑफ द होल हेड इज इक्वल टू n इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐसे माथे पे घुमाऊंगा और एक सर्कल बना दूंगा। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग को मैं ऐसे माथे पे घुमाऊंगा और एक सर्कल बना दूंगा। तो वो जो लेंथ आता है, जैसे मैं सपोज के स्ट्रिंग नहीं है, मेजर टेप, आपके पास मेजर टेप है, तो मेजर टेप को ऐसे माथे पे घुमाओ तो मुझे पता चल रहा है कि उसका जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। बट क्या वो लेंथ 2 पाई आर जितना हो जाएगा? 2 पाई आर। यस सर। तो अब क्या है, आपके पास वो मेजर टेप का तो मतलब लेंथ कितना है वो तो आपको पता है। तो उसके ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा? आपका जो हेड है उसको सर्कुलर अज्यूम कर लेते हैं, जुगाड़, इसको जुगाड़ बोलते हैं। आपका जो हेड है और उसको एस्टिमेशन बोलते हैं। 100% एक्यूरेट नहीं होगा बट चलेगा, 100% एक्यूरेट नहीं आएगा बट चलेगा। तो आपका जो हेड है वो उसको हम सर्कुलर अज्यूम कर लेते हैं, उसका रेडियस आपको मिल जाएगा। बिकॉज लेंथ तो आपको पता रहता है, वो मेजर टेप से ही आपने किया है। तो डिवाइड बाय 2 पाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका हेयर, आपका जो हेड है उसका रेडियस मिल जाएगा, और उसको क्या करोगे आप? पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
एरिया ऑफ द योर हेड मिल जाएगा। अब ये आर भी पता है तो आपको क्या एन मिल जाएगा। यस सर। क्या जुगाड़ किया समझ में आया आपको फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब लास्ट वन, द नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। ये तो बहुत सिंपल है, चलो ये तो आपको आना ही चाहिए। आपके क्लासरूम के अंदर कितने मोलिक्यूल्स है वो आपको फाइंड करना है, ये तो आपको आना ही चाहिए। सर बोलो। एरिया इंटू एवोगैड्रो नंबर। रॉन्ग, रॉन्ग। चलो और कोई, बहुत सिंपल है। आपके जो क्लासरूम है उसका आपको उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं वो फाइंड करना है। अगर मैं एक हिंट दूंगा ना आपको तो आपको आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बट आई वांट टू हैव द आंसर फ्रॉम योर साइड। चलो बताएगा कोई मुझे? चलो मैं बता देता हूँ आपको। मुझे ये बताओ कि एचटीपी पे वॉल्यूम गैस का कितना होता है? 22.4। कितने गैस का? 1। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब में 1 मोल होता है। 1 मोल मतलब कितना कितना नंबर होता है? Na। एवोगैड्रो नंबर जितने मोलिक्यूल्स होते हैं। खत्म। यस। तो इन दिस मच वॉल्यूम द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लासरूम है उसका हाइट लेंथ एंड विड्थ मेजर करेंगे। हाइट लेंथ एंड विड्थ मेजर करेंगे और उसके द्वारा उसका वॉल्यूम मिल सकता है LBH करके। यस सर। बस तो खत्म बात। तो इतने वॉल्यूम में अगर एवोगैड्रो नंबर जितने मोलिक्यूल्स है तो हमारा सपोज के वॉल्यूम अज्यूम कर लो के 1000 मीटर क्यूब है, अज्यूम कर लो सपोज। तो उसमें कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ आवर क्लासरूम इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 10⁻³ तो क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। क्या जुगाड़ किया समझ में आया आपको? यस। यस सर। ये 100, यस सर। हाँ ये आंसर 100% परफेक्ट नहीं होगा बिकॉज क्लासरूम में STP ऑबे हो भी रहा होगा या नहीं भी होगा, बिकॉज प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बट टेम्परेचर 0 सेल्सियस तो नहीं होता है ना। तो भी वो रफ एस्टिमेट तो देगा हमको, रफ एस्टिमेट तो वो तो भी देगा। तो वही तो हमको करना है, हमको एग्जैक्ट आंसर लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रफ एस्टिमेशन ही करना है। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो क्या ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछने के लिए नहीं है, आपके लॉजिकल अप्रोच को डेवलप करने के लिए है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सन इज अ हॉट प्लाज्मा that is ionized matter with its inner core at the temperature 10⁻⁷ Kelvin and outer surface at the temperature of about the 6000 Kelvin. At this high temperature, no substance remain in the solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be in the range? चलो ऐसा बोला गया है कि सन के अंदर का जो सन के अंदर
का जो टेम्परेचर है ना वो 10⁻⁷ केल्विन है, और बोला गया है कि भाई ये जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में या 100% लिक्विड या 100% सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। तो आपको पता है कि अर्थ के अंदर वो लावा रस होता है, आपको पता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। देखा आपने कभी वो, कभी कभी वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, वो माउंटेन में से वो वॉल्केनो, lava. पता है आपको वॉल्केनो? Yes. Yes. तो उसमें जो निकलता है वो अर्थ के अंदर से, तो वो कौन से फॉर्म में होता है? क्या वो सॉलिड फॉर्म में होता है? Liquid, liquid. नहीं, उसको सॉलिड भी नहीं बोल सकते, उसको लिक्विड भी बोल नहीं सकते, उसके बीच का, उसको वो जो होता है ना उसके बीच का फॉर्म होता है। उसको सॉलिड भी नहीं बोल सकते, उसको लिक्विड भी नहीं बोल सकते, उसको उसके बीच का फॉर्म बोल, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका डेंसिटी कितना होगा? तो डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल इज द लार्जेस्ट वन, एंड एज कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड का ज्यादा होता है। तो अभी मैं सन के अंदर की जो चीज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें टेम्परेचर 10⁻⁷ होता है, तो वो अर्थ जैसा ही हुआ। और वहां पे क्या है कि उसके अंदर जो चीज है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं, उन दोनों के बीच में है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसकी डेंसिटी भी कौन से फॉर्म में आएगा? उसकी डेंसिटी भी सॉलिड से कम होगी, सॉलिड मटेरियल से कम होना चाहिए, बट लिक्विड मटेरियल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ऐसा क्वेश्चन है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द सन। What we expecting that the density of the inner part of the sun should be higher than the density of a liquid substances, but less than the density of the, बोलो, less than the density of the सॉलिड solid substance। तो मुझे ऐसा लग रहा है, सॉलिड वो फाइंड करके प्रूव करना है। तो ऐसा पूछा है कि भाई व्हाट शुड बी द डेंसिटी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और फिर ऐसा बोला हुआ है कि what range do you expect the mass density of a sun to be in the range of the density of solid and liquid of or gas? वो कहाँ पे होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा? तो हमने बताया कि वो कहाँ पे होना चाहिए, सॉलिड एंड लिक्विड के कुछ बीच में होना चाहिए। चेक योर गैस, अब आपका जो गैस है उसको चेक करो वेदर इट इज अ करेक्ट और नॉट बाय द गिवन डेटा। तो अब डेटा दिया हुआ है, उसके ऊपर से हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो सन का डेंसिटी कैसे, जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Mass upon मास volume. अपन वॉल्यूम। या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? सन कैन बी कंसिडर टू बी अ स्फीयर, तो कैन आई से इट इज अ 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इक्वल्स टू। Yes, sir. चलो, अब सन का मास दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, और उसका रेडियस भी दिया हुआ है, तो क्या ये 4/3 पाई आर क्यूब कर सकते हो आप? Yes, sir. Yes. अगर वो आप करोगे तो आपका Yes. आंसर आएगा 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ हाँ, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना है तो वो 1 हो जाएगा। तो देखो वाटर Okay. मतलब लिक्विड का जो होता है ना डेंसिटी, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितना होता है लिक्विड का। आपको पता है कि स्टील का कितना होता है? स्टील का वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है स्टील का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आता है वो कॉस्ट कितना आता है देखो तो, 1.4 मतलब लिक्विड से ज्यादा। ज्यादा, Zyada. बट Solid से कम. हाँ सॉलिड से सॉलिड कम। तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो द कोर, इन द कोर पार्ट ऑफ द सन, ड्यू टू द मास इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, due to this the density of the plasma is very high, hence the sun will be in the solid or liquid form but not in the gaseous form। वो solid and liquid का composition है, उसमें gaseous form नहीं है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? और इसको प्लाज्मा बोलते हैं। Yes, sir. फ्रेंड्स, चीज समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 is completed, am I right?
Sir. 24 मैंने करवा दिया है, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. 25 डिस्कस हो गया है। Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. अब 26 पे आ जाओ। 26 थोड़ा सोचना है आपको। It is claimed that the two cesium clock, if allowed to run for the 100 years, free from any disturbance, may differ by only 0.02 सेकेंड। मतलब 100 साल तक आप कोई सीजियम क्लॉक को चलाते हो तो उसके टाइम में कितना एरर आएगा? जस्ट सर ये शायद तक हो गया है। नहीं, इसका ऐसा हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया ये क्या? Sir, बाकी है। शायद नहीं, इसका हो गया है। नहीं, बाकी एक्चुअली एक बाकी है ऐसा, इस टाइप का है ना, थियोरी में था, थियोरी में ऐसा था। हाँ हाँ, ऐसा ही थियोरी में था, बट यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है, आपको एक बार देख लो, वो अलग क्वेश्चन है। तो 100 Yes, sir. जब सीजियम क्लॉक को चलाते हो तो उसमें एरर है ना, वो 0.02 सेकंड ही आता है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई व्हाट डज इट दिस इम्प्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक व्हेन मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ द 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में उसका कितना एरर आएगा? सिंपल, तो सिंपली मीनिंग ऐसा है कि 1 सेकंड में कितना एरर आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो 100 साल में 0.02 सेकंड का एरर आता है, तो 1 सेकंड में कितना आता है? तो पहले हम है ना, ये साल को 100 ईयर्स को हम पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम 100 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 ईयर्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू 365.25 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकंड। मतलब ये पूरा मैंने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मुझे टोटल टाइम मिल गया। अब हम आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे कि भाई 3.16 ये हो गया 3.16 इंटू 10⁹ सेकंड्स में कितना एरर मिलता है? ये टाइम में हमको कितना एरर मिलता है बताओ भैया? इतना टाइम हो गया, तो हमको एरर ये 0.02 for the t equals to this much time, how much the error is? 0.02 seconds। तो एक सेकंड में कितना एरर प्रोड्यूस होगा? तो अप्लाई करो लॉजिक आपका कि ये टाइम में, टी टाइम में डेल्टा टी है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 0.02 upon उसको डेल्टा टी डैश बोल देते हैं। 3.16। तो डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू 1 इंटू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल अपॉन टी। तो क्या ये आपको इक्वेशन कहाँ से समझ में आया आपको? यस सर। Yes. आपको, आपके पास अगर नोट्स है तो ये लिख दो ना। अगर आपके पास ये नोट्स है तो ये लिख दो कि ये कहाँ से आया, वेयर डज इट केम फ्रॉम। तो ये आर्ग्यूमेंट के द्वारा आया, तो ये लिख दो। बस फिर तो लास्ट में आपको लिखना है कि भाई 1 सेकंड में आपको उसका इनएक्यूरेसी मिलेगा आपको जस्ट 10⁻12 सेकंड जितना मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। ये बात आपको समझ में आया? यस सर। इज इट ओके एवरीबॉडी फ्रेंड्स? यस सर। ओके Sir. चलो, अब क्वेश्चन नंबर 27, उसका क्वेश्चन शांति से रीड करने का ट्राई करो, देखो क्या लिखा है। Estimate the average mass density of the sodium atom assuming that the size का मतलब रेडियस, यहाँ पे साइज का मतलब रेडियस करना है। assuming that the radius to be a 2.5 एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ द सोडियम क्रिस्टल इन द क्रिस्टल फेज। तो उसको क्रिस्टल फेज के, सोडियम के क्रिस्टल फेज के डेंसिटी के साथ कंपेयर करना है। एंड उसके द्वारा आपको क्या मिलता है, व्हाट डू यू फाइंड आउट फ्रॉम इट एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। मैं है ना, सोडियम के एक एटम, सोडियम का एक एटम का मुझे अभी फाइंड करना है, एक ही एटम का मुझे डेंसिटी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स बताओ मैं कैसे फाइंड करूंगा?
दूसरे क्वेश्चन बाद में सोच रहे हैं, बट पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देते हैं कि सोडियम के एक एटम का मुझे डेंसिटी फाइंड करना है, एक ही एटम का। तो कैसे कर पाऊंगा मैं? चलो सोचो। मास। अच्छा, हमको ये तो पता ही है ऑलवेज के डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। Mass upon volume. तो वॉल्यूम को 4 बाई डेंसिटी इज 3 इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पता है। अब वॉल्यूम तो मिल सकता है, चलो वॉल्यूम कैसे मिलेगा? 4/3 पाया। और रेडियस तो हमको दिया हुआ है, रेडियस तो 2.5 दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम तो हम डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁻10 का क्यूब, तो वॉल्यूम तो मुझे मिल जाएगा मीटर क्यूब में, बट मुझे फाइंड करना है मास ऑफ द सोडियम एटम। तो कोई मुझे बताएगा कि मास ऑफ अ सोडियम एटम कैसे मिलेगा? सर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे ना। किसको 1 किसको किसको? सर सोडियम एटम का मास मींस 1 2.5 एंगस्ट्रॉम को। नहीं भैया, सोडियम का जो मोलेक्युलर वेट है, एवोगैड्रो नंबर से केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ क्या ये चीज? कोई एटम का अगर मास फाइंड करना है तो उसका मोलेक्युलर वेट को आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। क्या ये चीज आप सीख रहे हो केमिस्ट्री में? हाँ सर। इज इट ओके? यस सर। यस यस सर। उसका जो मोलर वेट है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो उसका आपको एक का वेट मिल जाएगा। क्या ये आपको पढ़ाया गया है? हाँ सर। और सोडियम का क्या होता है मोलर? 23 सोडियम का जो मोलर वेट होता है वो 23 ग्राम होता है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। और उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा उसके मास। एक एटम का मास केजी में मिल जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। अब क्या करोगे आप? मास अपॉन वॉल्यूम कर दो तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। और ये जो डेंसिटी आता है वो कुछ 540 कैसा कुछ आता है, 540 कैसा कुछ आता है। देखते हैं क्या आता है। देखो किया है यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको क्या किया, हाँ पहले वॉल्यूम फाइंड किया है, उसके बाद मोलर वेट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो मतलब एक एटम का मास मिल गया। 584। हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम किया तो आपको मिल गया 584 मिल गया। तो ये मुझे मिला डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम। अब क्रिस्टल के अंदर सोडियम का क्रिस्टल जो है ना उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है। देखो सोडियम का जो क्रिस्टल है वो थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज्यादा है। दोनों डेंसिटी का 10 का पावर तो सेम ही है। देखो यहाँ पे भी मतलब वो 10 पावर में मतलब कोई चेंज नहीं है बहुत। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सॉलिड मटेरियल के अंदर मटेरियल का डेंसिटी एंड एटॉमिक डेंसिटी सेम ही हुआ, मतलब एटम्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली बाउंड टू ईच अदर। गैस में क्या हुआ था पता है आपको? गैस में वो एटॉमिक वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम सेम नहीं था, याद है आपको? यस सर। तो गैसियस सब्सटेंस में क्या होता है कि गैस का वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब गैस का डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा एटॉमिक डेंसिटी से। तो गैसियस सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि वो डिफरेंस ज्यादा रहता है, बट ये सॉलिड सब्सटेंस में दोनों डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों में 10 का पावर तो सेम ही है। तो मतलब ऐसा हुआ कि सॉलिड के अंदर एटम्स बहुत क्लोजली एक दूसरे के इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ही कम होता है, बाउंडेड होते हैं। वो बाउंडेड होते हैं। परफेक्ट, तो उसका रीजन ऐसा है। तो क्या ये चीज समझ में आया आपको फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। Yes. चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो बाकी है उसमें लास्ट क्वेश्चन 28, फिर 29, 30 एंड 31 मैंने करवा दिया होगा, 32 भी कंप्लीट कर दिया होगा, 33 को देखने की जरूरत नहीं। 33 आपको हाँ सर 33 आपने बोला था नहीं करना हाँ है। नहीं करना। तो अब एक क्वेश्चन बाकी बचा, क्वेश्चन नंबर 28। अब सोचते देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं पहले से ही कि ये क्वेश्चन में न्यूक्लियस का डेंसिटी एंड एटम का डेंसिटी के बीच में कंपैरिजन है।
न्यूक्लियस समझते हो फ्रेंड्स? Yes, sir. एंड Yes, एटम sir. समझते हो? एटम एंड न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस क्या है पता है फ्रेंड्स? Yes, sir. वो क्रिकेट का ग्राउंड एंड क्रिकेट के बॉल के बीच में जो Ball. डिफरेंस है, हाँ, क्रिकेट का ग्राउंड एंड क्रिकेट के बॉल में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस एटम्स एंड न्यूक्लियस में है। याद है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या लिखा है, सोचो, जस्ट ट्राई करो। मैं आपको एक आध 2 मिनट देता हूँ, चलो मैं पानी पी के आता हूँ, आप जरा ट्राई करो इसको। ओके फ्रेंड्स, क्या आपने देखा ये Yes, sir. क्वेश्चन? समझे? क्वेश्चन ये है कि यूनिट ऑफ द लेंथ कन्वीनियंट इन द न्यूक्लियर स्केल इज अ फर्मी, मतलब फेम्टोमीटर, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइज मतलब रेडियस ओबेज द रफली द एम्पेरिकल का मतलब प्रैक्टिकली जो मिला है, वो जो हमको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। तो कोई भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका एक रिलेशन दिया हुआ है। न्यूक्लियस का रेडियस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल टू r नॉट a raised to 1/3, where a is the atomic mass number एंड r0 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कि 1.2 फर्मी लेना है आपको, 1.2 फेम्टोमीटर लेना है, 2 फर्मी। ओके, show that the rule implies that nuclear mass density is nearly constant for all the nucleus। अलग अलग सारे न्यूक्लियस के लिए मास डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी वो सेम ही होती है, ऐसा प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में सोचता हूं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रूल implies that the nuclear mass density is nearly constant for all the nucleus। सारे अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, सारे न्यूक्लियस के
डेंसिटी जो होती है ना वो सारे न्यूक्लियस के लिए सेम ही होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। चलो मुझे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट, क्या सर? एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट होता है। हाँ सर। दैट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज m एंड इट्स वैल्यू आपको नहीं पता है बट मैं आपको बता दूं कि 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। 27। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इतना होता है। चलो कोई मुझे बताएगा कि ये एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर क्या है? ये मास नंबर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, तो ये जो मास नंबर है इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर है। तो फ्रेंड्स सोचो कि मुझे अगर न्यूक्लियस का मास फाइंड करना है तो न्यूक्लियस का मास मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो सपोज के कोई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है वो तो उसको पता है कि हम उसको ए से डिनोट करते हैं। चलो मेरी बात सुनो, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास है ना वो m है, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 5 प्रोटॉन है, तो आप क्या लिखोगे, उसका मास क्या लिखोगे? 10m। नहीं, एक न्यूक्लियस 5m। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिला के 5 है, तो आप अच्छा हाँ, तो 5m। अच्छा अगर 10 होता तो, 10m। अगर कैपिटल ए जितने हो तो am। am। दैट्स इट। तो कैन आई से मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू ए इंटू एम। यस सर। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। क्या ये आपको समझ में आ गया? yes चलो sir। ये समझ में आया। अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास तो मैंने बताया कि आपको एम होगा, वेर एम इज द मास, वेर स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन, एंड वॉल्यूम के बदले मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। बट अब आर का वैल्यू देखिए, आपको आर का दिया हुआ है, आर कैसे लिख सकते हो आप? न्यूक्लियस के लिए रेडियस क्या लिख सकते हो आप? तो ये रहा, तो उसका क्यूब करो तो क्या हो जाएगा? r0 क्यूब इंटू a⁻1/3 का क्यूब करोगे तो ए ही बचेगा। a⁻1/3 का क्यूब करोगे आप तो वो ए ही 1/3 एंड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। तो yes sir। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से एक कैंसिल हो गया। तो चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो, वो सारे न्यूक्लियस के लिए एक कॉमन फॉर्मूला मिल गया मुझे, ये फिक्स्ड मिल गया। m का वैल्यू हमको पता है कि 1.67 10⁻⁻27 है अपॉन 4/3 पाई, एंड r0 आपको दिया हुआ है 1.2 फेम्टोमीटर, मतलब 10⁻15 मीटर। तो चाहे कोई भी न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक मास नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया, तो चाहे कोई भी न्यूक्लियस है उसका जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 मिलेगा आपको। आप एक बार कैलकुलेशन कर देना तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि irrespective of the type of the nucleus, type of the atom, for all the nuclei the density is always 2.3 into 10⁻17 kg per meter cube। क्या ये चीज आपको समझ में आई? yes sir। तो यस सर। क्वेश्चन का काम खत्म हुआ। अब क्वेश्चन ऐसा है, हाँ वो
वो फर्स्ट भी खत्म हो गया, सेकंड भी खत्म हो गया। एस्टिमेट द मास डेंसिटी फॉर द सोडियम न्यूक्लियाई। व्हाई ओनली सोडियम? वी हैड कैलकुलेटेड द डेंसिटी फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। ये खाली सोडियम की बात नहीं है, सारे न्यूक्लियस की बात है, मतलब ये सारे न्यूक्लियस के लिए सेम ही मिलेगा। तो ये सेकंड भी खत्म। और थर्ड वन, कंपेयर इट विद द एवरेज डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम। अब एटम के साथ इसको कंपेयर करना है। तो आपको याद है सोडियम एटम का डेंसिटी कितना मिला था मुझे? Yes, sir. 584. 4 मिला था। और ये कितना मिला सोडियम न्यूक्लियस का? 2.3 10⁻17 मिला। देखो तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखते हो तो पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा है। किसका ज्यादा है? किसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है? Atom. क्या बच्चा, क्या किसका ज्यादा? नहीं, डेंसिटी का ज्यादा है। अरे डेंसिटी किसका ज्यादा है? डेंसिटी की तो बात है वो, बट वो है किसका ज्यादा है? एटम का ज्यादा है न्यूक्लियस? सोडियम न्यूक्लियस का। अरे न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस का ज्यादा है। न्यूक्लियस में 10⁻17 पावर आता है और एटम हाँ आता। तो क्या पता चला फ्रेंड क्वेश्चन में? तो यस उसको कंपेयर भी Yes, करना sir. था और बताना था कि कौन किसका ज्यादा है। तो देखो हमको यहाँ पे पहले तो ये मिल गया कि हमने क्या किया, वॉल्यूम कर दिया, फाइंड कर दिया। अब मास ऑफ न्यूक्लियस, ये ma कैसे मिला पता चला आपको? ये कहाँ से आया? यस सर। Yes. वेयर m इज द मास ऑफ, आगे लिखा होगा शायद, आगे लिखा होगा कि लेट अज्यूमिंग द मास ऑफ, नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वेयर m इज द, आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स में लिख दो ये, वेयर m इज द मास ऑफ, क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? मास ऑफ Protons and neutrons. 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो ये लिख दो। तो ये आपको मिल गया डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपको न्यूक्लियस का डेंसिटी मिल गया 2.3 10⁻17। और यहाँ पे 284 नहीं लिखना है आपको, 584 लिखना है। 2 गलत से लिख दिया है, करेक्शन करना 584। तो मुझे मिला 10⁻15 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का डेंसिटी एटम के डेंसिटी से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है। न्यूक्लियस का डेंसिटी एटम्स के डेंसिटी से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर, बाकी तो सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब ये जो MCQs है तो उसमें कौन कौन से बाकी है जरा देखो ना। मोस्टली सारे हो गए हैं, देखो तो कोई MCQ बाकी हो तो। एक बार देख लो इसमें MCQ कोई बाकी है? नो सर। तो अब है ना, एक लेक्चर और हम रख देते हैं जिसमें आपके सेकंड चैप्टर के अगर कोई डाउट है तो वो डाउट, एंड एक थ्योरी जो बाकी है वो थ्योरी के लिए एक लेक्चर हम रख देते हैं। एक लेक्चर और रखेंगे तो आराम से उसमें अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन प्लस थ्योरी। तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर वैसे खत्म हो गया है, वैसे ये सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो एक सेशन डाउट का रख देंगे मंडे को एज पर द शेड्यूल, और उसके बाद आपका एक 100 मार्क्स का एग्जाम होगा सेकंड चैप्टर का। ओके? Yes, sir. ओके सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Bye, sir. बाय। तो अब है ना वो आप JEE नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर देना। जो JEE नीट को अटेंड कर रहा है जो बच्चे, तो वो JEE नीट, Yes. तो आपको वो उसका भी एग्जाम आपको दो सभी बच्चों के साथ देना है। ओके? इसलिए मैं उसको उन लोगों को पेंडिंग कर दिया था। ओके? Yes.
तो आज का सेशन मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।